आज हम बच्चों को एक नया लेसन पूर्णांक पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चों को यह लेसन बहुत ही ध्यान से समझना है। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा अंक। इसके लिए हम बच्चों को एक रेखा दिखाएंगे। इस रेखा को गणित की भाषा में संख्या रेखा कहते हैं। गणित की भाषा में इस रेखा को क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। बच्चों, सबको गिनतियां पढ़ाई गई हैं और गिनतियों की शुरुआत कहां से होती है? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक अंक हैं और उसके बाद नंबर आता है 10। तो 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1 और 0 से मिलकर बनने वाली है। तो इसका मतलब 0 भी एक नया अंक हमें प्राप्त हो गया। अभी 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब कुछ नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इस रेखा पर यह एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं 0। जैसे बच्चों ने तराजू को देखा है, सभी बच्चों के घर पर तराजू होगा और तराजू में जिस मुठिया को हम हाथ से पकड़ते हैं तौलने के लिए, उसका मतलब होता है वो 0 स्थिति है। यहाँ पे मुठिया लगी होती है, इधर पलड़ा लगा है, इधर पलड़ा लगा है और ये मुठिया ऊपर की ओर लगी होती है, तो ये 0 की स्थिति है। और 0 क्या होता है? वो 1 से छोटा पूर्णांक है। 1 से छोटा पूर्णांक है। तो 0 के बाद जब हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो पहले हमको मिलेगा 1, फिर हमको मिलेगा 2, फिर हमको मिलेगा 3, फिर हमको मिलेगा 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। इस प्रकार यह संख्या रेखा 8 9 10 20 50 100 1000 10,000 लाख इधर की ओर कहां तक चली जाएगी पता नहीं। मतलब इसका यह हो गया कि जो पूर्णांक हैं ये हमने यहां कहां से शुरू किया? 0 से शुरू किया है और आगे हमको तीर लगा दिया। तीर का मतलब अब इसका कोई आखिरी छोर नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं, एक काम और हो सकता है। क्या कोई संख्या ऐसी है जो 0 से छोटी है? देखो इधर 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। ये सब आपस में कितने छोटे हैं? 7 से 1 अंक छोटा है 6। 7 में जब 6 घटाते हो तो 1 आता है, 6 में 5 घटाते हैं तो 1 आता है। सब क्या है? एक एक अंक छोटे होते चले जा रहे हैं। तो 1 से 0 कितना छोटा है? 1। तो 0 से जो छोटा होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा -1। और -1 से जो छोटा होगा उसे कहा जाएगा -2। और इनसे जो छोटा होगा उसे कहा जाएगा -3। इनसे जो छोटा होगा उसे कहा जाएगा -4। इनसे जो छोटा होगा उसे कहा जाएगा -5। तो इस प्रकार ये छोटी संख्याएं भी इधर -5 के बाद उनसे छोटी -6 -7 -8 -9 -10, इसी प्रकार इधर भी अनंत तक। तो इसका मतलब हो गया कि इधर ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक और इधर वाली ये सभी धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक। तो इसका मतलब पूर्णांकों का कोई छोर नहीं होता, पूर्णांकों का कोई किनारा नहीं होता। पूर्णांकों का सबसे मध्य बिंदु होता है 0। बीचों बीच में क्या होता है? 0। 0 से दाहिनी ओर धन पूर्णांक होते हैं। इधर क्या होते हैं? ये धन पूर्णांक। बच्चों को ध्यान से समझना है। ये क्या है?
धन पूर्णांक है और इधर क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो 0 से इस तरफ क्या है, ऋण पूर्णांक और इधर क्या है, धन पूर्णांक। और 0 क्या है, ये न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। इसे हम क्या कहते हैं, केवल पूर्णांक। ये पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, ये न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। और 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 1000 10,000 लाख करोड़ तक और करोड़ से भी आगे ये सभी धन पूर्णांक हैं। और इधर माइनस में जो संख्या है वे ऋण पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार पूर्णांक 2 प्रकार के हो जाते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब हम पूर्णांकों पर होने वाली कुछ क्रियाओं को समझते हैं। क्या समझते हैं, यदि हम 2 पूर्णांक जोड़ना चाहें, देखिए भाई, अगर 7 में हम 5 जोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, 7 5 12। अगर हम -6 में +3 जोड़ना चाहें, -6 में +3 जोड़ना चाहें तो तुमको सिखाया गया है कि यदि विपरीत चिन्ह वाले पद हैं तो उनमें घटाव की क्रिया होती है। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, इसलिए इसमें अगर हम जोड़ करेंगे तो जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, 6 से 3 घट जाएगा, -3। और गणित की भाषा में कहा क्या जाएगा कि जब हम -6 में +3 जोड़ते हैं तो -3 आता है। ये बात बच्चों को बहुत ध्यान देना है। अगर कोई किसी से कहे कि हम 10 में -5 जोड़ें तो यहां भी वही स्थिति आ जाती है कि 10 का मतलब +10, माइनस का मतलब -5। तो जब 10 में हम -5 जोड़ेंगे तो बजाय जुड़ने के ये घटेगा, उत्तर आ जाएगा 5। अब इन सभी जोड़ों को यदि हम संख्या रेखा से समझना चाहें तो देखिए बच्चे आज समझेंगे संख्या रेखा पर जोड़ की क्रिया। संख्या रेखा पर हमें जोड़ की क्रिया बच्चों को आज समझानी है। तो जैसे पहले हमें सीखना है 7 + 5 = 12 कैसे होता है। चूंकि 7 और 5 दोनों कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं कि 0 एक किनारे ले लेते हैं ताकि हम सभी धनात्मक संख्याओं को यहाँ लिख सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। अब सबके चिन्ह लगा लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी प्रकार क्या होता है कि हमने ये सभी धन पूर्णांक लिख लिए। अब धन पूर्णांक हमने इसलिए लिखे थे कि इस सवाल में क्या था, 7 + 5 दोनों धन पूर्णांक थे, इसलिए हमने इस संख्या रेखा पर केवल धन पूर्णांक दिखाए हैं। तो सब क्या करना है, 7 में 5 जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 7 कहाँ है, ये है। तो 0 से 7 का मतलब ये इतनी दूरी है 7 की। अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है 5। तो हम 0 से चले, शुरुआत हमारी कहां से हुई, 0 से, और ये हमने तीर लगाया, कहां की ओर जा रहे हैं, 7 की ओर। अब हम 7 से चलेंगे, कितने खाने आगे बढ़ने हैं, 5। 7 के आगे 5 खाना बढ़ना है, 5 खाना गिन ले, 1 2 3 4 5, यानी हमको यहां आना है, ये हम आ गए। 0 से चले 7 और 7 से चले 5, कहां पहुंच गए, 12 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 + 5 = 12। तो ये बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं एक दूसरा उदाहरण, क्या लिखा है, -6 और +3। इस वाले को हम संख्या रेखा पर समझना चाहेंगे। तो इसमें धनात्मक संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या है। जब दोनों संख्या है तो 0 हम यहां रखेंगे, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 और ऋणात्मक लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -4। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अब देखो भाई क्या करना है, -6 पहले कहां जाना है, चलेंगे हम कहां से, 0 से चलेंगे। 0 से चल के गए -6 कहां, ये पहुंच गए -6 पे। कहां पहुंच गए, -6 पे पहुंच गए। अब देखो हमें चलना चाहिए था इधर, लेकिन चूंकि संख्या है माइनस तो हमें उल्टा चलना पड़ा, इस दिशा में चलना पड़ा। फिर अब क्या करना है, +3। अब +3 के लिए किधर चलना पड़ेगा, दाहिनी ओर चलना पड़ेगा। प्लस के लिए दाहिनी ओर चलो, माइनस के लिए बाईं ओर चलो। तो अब देखो दाहिनी ओर कितने खाने चल रहे हैं, 3। तो 1 2 3, तो यहां चले और ये 3 खाने पर आ गए, यहां चले ये फिर आ गए। अब देखो उत्तर कहां पे हम पहुंच गए, -3 पे पहुंचे। तो वही उत्तर आ गया है कि -6 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो -3 आ जाता है। ये -3 पर हम पहुंच गए। अभी एक दूसरा सवाल, अगला सवाल भी हम संख्या रेखा पर समझने का प्रयास करते हैं। एक और संख्या रेखा हमने बना ली, ठीक। अगला सवाल क्या है, 10 - 5 = 5। तो इसमें क्या है, एक संख्या धनात्मक 10 है, दूसरी संख्या ऋणात्मक 5 है। तो 0 हम इस जगह पे रखेंगे ताकि हमें धनात्मक 10 संख्या इधर मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब चिन्ह लगा देते हैं, सबके चिन्ह लगा देते हैं। और इधर क्या, कितने संख्या तक जाना, 5 तक। तो -1 -2 -3 -4 -5 चिन्ह लगा लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले हमें कहां जाना है, +10। तो 0 से चलना शुरू करेंगे और हम पहुंच गए कहां, 10 पर पहुंच गए। जब हम 10 पर पहुंच गए, अब क्या करना है, -5 चलना है। -5 किधर चलना होगा, उल्टा। तो -5 चलने के लिए 1 2 3 4 5 यहां आना है, यहां से हमको उल्टा यहां आना है। +10 दाहिनी ओर चल के गए और -5 बाईं ओर चल के आए। तो कहां पे पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए और यही 5 उत्तर है। तो जब प्लस लिखा है तो हम शुरुआत करेंगे 0 से, प्लस लिखा है तो दाहिनी ओर चलो। अब फिर उसके बाद देख लो, ये माइनस लिखा है तो बाईं ओर चले। जैसे सबसे पहले सवाल में देखते हैं, अब इन तीनों सवालों को ध्यान से समझ लीजिए। +7 और +5, तो हम क्या चले थे, 0 से चले, +7 दाहिनी ओर, और अब +5 जाना है तो फिर दाहिनी ओर 5 खाना चल गए। कहां पहुंच गए, 12 पर। तो उत्तर हो गया 7 5 12। इसमें क्या, -6, अर्थात 0 से हमें उल्टा चलना है, माइनस बाईं ओर चलना है। माइनस का मतलब बाईं ओर चलना है। और फिर +3, अब दाहिनी ओर चलना है 3 खाना। तो कहां पहुंच गए, -3 पर, इसीलिए -3 उत्तर आ गया। अब यहां इस सवाल को समझते हैं। लिखा है 10, तो 0 से चले दाहिनी ओर 10 खाना। -5 लिखा है तो 10 से चले -5 बाईं ओर। तो कहां पर आ गए, 5 पर आ गए। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 5। 10 - 5 = 5। तो ये है पूर्णांकों की संख्या रेखा पर जोड़ की क्रिया। अब हम पूर्णांकों में घटाने की क्रिया को, चलो घटाने की क्रिया को बाद में सीखेंगे, आज हम जोड़ के बारे में ही सीख लेते हैं। पूर्णांकों में जोड़ के, अब पूर्णांकों में योग के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जरा आप समझ लें, विद्यार्थियों को समझना जरूरी है। नंबर 1 पहला नियम होता है, योग का संवरक, योग का संवरक नियम। तो अब ये संवरक नियम क्या है? सबसे पहला नियम होता है योग का संवरक नियम या
संवरक गुण। संवरक गुण क्या होता है? यह नियम हमको सिखाता है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। यह नियम हमें सिखाता है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। जैसे चेक कर लेते हैं, हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9। 5 क्या है? पूर्णांक। 4 क्या है? पूर्णांक। और 9 क्या है? पूर्णांक। अगर हम -6 में -3 जोड़े, ये ऋण पूर्णांक, ये भी ऋण पूर्णांक, दोनों समान चिन्ह है, जोड़ने पर दोनों जुड़ जाएंगे तो -9 आ जाता है। तो यहां भी देखो, ऋण पूर्णांकों को आपस में जोड़ा तो ऋण पूर्णांक आ गया, यहां धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ा तो धन पूर्णांक आ गया। अगर हम जोड़े 9 -9 + 6, अब देखो एक ऋण पूर्णांक एक धन पूर्णांक, तो ये जुड़ने के बजाय घटेंगे, आएगा उत्तर क्या? -3। उत्तर आ गया ऋण पूर्णांक, अर्थात ये भी है तो पूर्णांक है। और तुमको बताया गया पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, 0 से दाहिनी ओर धन पूर्णांक और 0 से बाईं ओर ऋण पूर्णांक। तो हम अगर पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो पूर्णांक उत्तर ही आएगा। अब उत्तर चाहे धन पूर्णांक आए और चाहे ऋण पूर्णांक आए। तो इस प्रकार इन तीनों बातों से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि योग का संवरक नियम हमें बताता है कि यदि हम A में B जोड़ेंगे तो C आ गया, अर्थात दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक ही होता है। अब दूसरा नियम देखते हैं क्या होता है। पहला नियम तुमने क्या सीखा? योग का संवरक नियम। दूसरा नियम है योग का क्रम विनिमेय नियम। अब दूसरा नियम है योग का क्रम विनिमेय नियम। अभी ये क्रम विनिमेय का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमेय का मतलब होता है क्रम का बदल जाना। जैसे अगर हमसे कोई कहे 5 में 3 जोड़ो, तो कोई कोई कहेगा 5 3 8, और कोई कोई क्या कहेगा 3 5 8। अब तुम चाहे 5 में 3 जोड़ो, चाहे इनका क्रम बदल दो, 3 में 5 जोड़ो, तो दोनों का उत्तर बराबर आता है कि नहीं आता है? 5 में 3 जोड़ने पर भी 8 और 3 में 5 जोड़ने पर भी 8। अभी दूसरे उदाहरण से देखते हैं। अगर हम -8 में +4 जोड़ें, अथवा हम +4 में -8 जोड़ें, तो अगर हम -8 में +4 जोड़ते हैं तो क्या होगा? असमान चिन्ह है तो घटेंगे, माइनस का 4 उत्तर आ जाएगा। अगर हम +4 में -8 जोड़ते हैं तो यहां भी असमान चिन्ह है, ये भी आपस में घटेंगे। 8 में 4 गया 4 और माइनस का 8 से उल्टा घटाया था तो -4 यहां भी आया। तो यहां भी सरल करने से -4 आया, यहां भी सरल करने से -4 आया। और दोनों में फर्क क्या है? यहां -8 + 4 और यहां +4 -8। तो देखो क्या हुआ, यहां और यहां को जब आपस में देखते हो तो क्या हुआ? इन दोनों ने यहां पर अपना स्थान बदल लिया। -8 की जगह +4 हो गया और +4 की जगह -8। जब अपना अपना स्थान अंक बदल लेते हैं तो इस घटना को कहते हैं विनिमय। विनिमय मतलब होता है बदल लेना। कभी कभी विद्यार्थी आपस में क्या करते हैं, तुम वहां पेन ले लो, हम तुम्हां पेन ले ली, तो क्या हो गया? पेन की अदला बदली कर ली। तो इसको कहते हैं विनिमय। विनिमय माने अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो इस प्रकार उदाहरण के से हमें एक सूत्र मिल जाता है। क्या सूत्र मिलता है? A + B = B + A। देखो क्रम बदल दिया, ये हमें सूत्र मिल गया। ये सूत्र काहे का है? क्रम विनिमेय नियम का। अब आते हैं तीसरा नियम सीखते हैं। तो तीसरा नियम आता है योग का साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या आता है? योग का साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम हमें
यह सिखाता है कि यदि हम तीन संख्याओं को आपस में जोड़ें, 6, 4 और 1, हमने तीन संख्याएं ली, तो अब देखिए इन तीन संख्याओं को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम पहले 4 और 1 जोड़ दें, 4 1 5, तब 6 में 5 जोड़ दें तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका यह होगा कि पहले हम 6 में 4 जोड़ लें, 6 4 10, और तब फिर 1 जोड़ें तो 10 1 11। तो दोनों दशाओं में देखिए उत्तर बराबर है, ऐसे भी 11 है और वैसे भी 11 है। तो और जोड़ा हमने क्या, 6 4 1, यहां भी लिखा 6 4 1, यहां कोई क्रम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि चूंकि 3 अंकों को जोड़ा जा रहा है तो 3 अंकों को जोड़ते समय कोई 2 पूर्णांक पहले जोड़े जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है चाहे आप 4 में 1 पहले जोड़ के तब 6 जोड़ें, चाहे आप 6 में 4 जोड़ के तब 1 जोड़ें, उत्तर दोनों दशाओं में उतना ही रहता है। कोई दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लो हमें 8 में 5 जोड़ना है पहले और फिर उसमें 6 जोड़ना है, तो 8 5 13 हो गया, 13 6 कितना हो गया, 19। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पहले 5 और 6 जोड़ लिया तो 6 5 11, और 11 में 8 जोड़ दिया 19, 8 में 11 जोड़ दिया तो 19। तो दोनों दशाओं में 19 उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या सूत्र बनता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहां कह रहा है पहले दोनों संख्याओं को जोड़ो तब तीसरी संख्या जोड़ो। a माने पहली पूर्णांक, b माने दूसरा पूर्णांक, c माने तीसरा पूर्णांक, अथवा पहले दूसरे और तीसरे पूर्णांक को जोड़ लो फिर पहला पूर्णांक जोड़ो, उत्तर बराबर ही आएगा। तो ये नियम हो गया तुम्हारा, कौन सा नियम हो गया, योग का साहचर्य नियम। अब आते हैं अगले नियम को समझते हैं। अगला है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक का मतलब होता है यदि हम किसी संख्या में शून्य जोड़ें, अगर हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 4, अर्थात संख्या अपरिवर्तित रहती है। अगर हम -9 में 0 जोड़ें तो -9 आएगा। यानी किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 0 बराबर a, ये आपका सूत्र बन जाएगा। ये कौन सा नियम हो गया, योज्य तत्समक हो गया। ये कौन सा नियम हो गया, योज्य तत्समक हो गया। अब चलते हैं भाई, अब हम कुछ और सीखते हैं, अगले नियम को सीखते हैं। अगला नियम नंबर 5, अगला नियम होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम किसी को कहते हैं, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी पूर्णांक में हम क्या जोड़ दें कि उत्तर 0 हो जाए। अभी अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ 8 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो सभी बच्चे जरा सोचिए 8 में आप क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अरे भाई 8 हम कुछ जोड़ी हो तो वो बढ़ जाई, 2 जोड़ी हो 10 हो जाई, 4 जोड़ी हो 12 हो जाई। लेकिन फिर भी ध्यान दिलाइए कि 8 में आप क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बच्चों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, चलो हम बताते हैं। अगर हम 8 में -8 जोड़ दें, अब बताओ ये धनात्मक संख्या ये ऋणात्मक संख्या, तो बजाय जुड़ने के ये घट जाते हैं और उत्तर 0 आ जाता है। अगर हमसे कोई पूछे -5 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, अब बच्चे सोच के बता सकते हैं। तो -5 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम वही ऋणात्मक संख्या होती है, और ऋणात्मक संख्या का
योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई हमसे कहे -10 का योज्य प्रतिलोम लिखो, तो -10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +10। ठीक है।